ध्यान से समझो भाई, 5 मिनट हम दोबारा से रियलाइज करते हैं, ठीक है। और जब तक रियलाइज करते रहेंगे तब तक के टॉपिक खत्म नहीं हो जाता। खत्म नहीं हो जाएगा फिर क्या रियलाइज करेंगे, है ना। अब खत्म भी हो जाएगा तब भी हम जो भी हमसे पहले पढ़ा दिया है वो कंप्लीट रिवाइज करेंगे, और जैसा लिखवाया है सेम वैसा ही हम बोलेंगे, का की जगह की भी नहीं होगा। मतलब सर रट रहा सो, यही बात है क्या, रटने वाला सोता नहीं। पूरी ग्रामर किताब एक जगह समाहित होनी चाहिए, तब जाकर के आप मानोगे कि हमारे यहाँ 90 से अबाव मार्क्स आए। ठीक है, देखो ये श्योर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम फास्टली पढ़ा रहे हैं, ये श्योर है। और इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम समय को देख रहे हैं, समय कितना है, किस हिसाब से रिवीजन होगा, किस हिसाब से हम तैयारी कर पाएंगे। हमारी बात समझ में, हम सबको इक्वल लेके चलेंगे। फिलहाल में हो सकता है कि कुछ होशियार बच्चे हैं वो ही पकड़ पा रहे हो, लेकिन जब रिवीजन का समय आएगा, कम से कम 3-4 बार रिवीजन होगा, रिवीजन का समय आएगा, उसमें केवल विशेष आपको समझना ही है, लिखने का कोई काम नहीं। लिखने का भी है, बाद में कोई विद्यार्थी भी आ रहा है ना, तो वो भी आप जैसी कोई कॉपी लेकर के राइट करेगा, लिखवाने वाला सिस्टम। हम इसीलिए बोलते हैं कि जैसे ही 25 विद्यार्थी हो इसके बाद में एडमिशन बंद बोलते हैं ना, और एडमिशन बंद करने का रीजन भी यही रहता है, फिर चाहे वो महीने के 10,000 रुपए दे, हम एडमिशन नहीं ले रहे। इसलिए कि जो बच्चे हमारे पास में 25 हो गए वो शुरू से लेकर क्लास तक आने वाले हैं, बीच में किसी को भी एंट्री नहीं देंगे, और एंट्री ले भी लिया तो हमारा रिजल्ट क्या करेगा, वो खराब, खुद का भी खराब और हमारा भी। हम चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट दी बेस्ट रहे। जो 25 विद्यार्थी हैं चाहे कमजोर क्यों ना हो, लेकिन अगर शुरू से लेकर के लास्ट तक आएंगे तो निश्चित रूप से उसके बढ़िया परसेंटेज बनाएंगे। और इसीलिए हमारे संस्था पे आप 3-4 साल हो गए लगातार, जो यहाँ पे टॉपर है वो स्कूल में टॉपर है। ऐसे नहीं कि वो पैसों का लोभ है, बीच में आ गया साहब आ जाओ, जगह भी नहीं आ जाओ साहब। नहीं तो चाहे तो कम से कम 100-150 विद्यार्थी इकट्ठे कर दें 10th क्लास में, और हो भी जाए। ये है शॉर्ट एंड स्वीट, क्योंकि हमारे टीचर ही पक जाएंगे। अगर 100 विद्यार्थी 10th क्लास में ले आए ना, तो टीचर ही बोलेंगे सर जी प्रत्येक शनिवार को आप टेस्ट लेते हो और हमारे कॉपी जांच करनी पड़ती है, 5 घंटे कॉपी जांच करने में लग जाता है। इसलिए सारा सिस्टम लिमिटेशन वाला है। भैया लिखना से भी बंद कर दो ना, ध्यान दीजिएगा। नरेशन टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। नरेशन को बोलते हैं वक्ता। क्या बोलते हैं, वक्ता। 2 भागों में बांटा गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन को प्रत्यक्ष वक्ता और डायरेक्ट नरेशन को अप्रत्यक्ष वक्ता। डायरेक्ट नरेशन को 2 भागों में बांट दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले सेंटेंस को हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे और इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। ठीक है। इनडायरेक्ट नरेशन वक्ता के कई शब्दों को जुगत व्यक्त न करके अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए तो इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है, और डायरेक्ट नरेशन वक्ता के कई शब्दों को जुगत व्यक्त करना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय में 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है, जिसमें से पहला है कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई हुई वर्ब को, जैसे से टू है तो टेल में, सेज टू है तो टेल्स में, और सेट टू है तो टोल्ड बदल देंगे। अगर इनके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो से को से रखेंगे, सेज को सेज रखेंगे, और सेट को अंडरस्टैंड, समझ में आ गया। उसके बाद में हमने दूसरा नियम बताया था कि कंजक्शन और हम दैट का प्रयोग करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के आगे आया हुआ कोमा और इन्वर्टेड कोमा वाला जो निशान है उसको हटाकर कंजक्शन वर्ड के लगा देंगे हम दैट। ठीक है। उसके बाद में हमने तीसरा नियम लिखा था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आवश्यकता अनुसार प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन, टेंस से संबंधित परिवर्तन और समय और दूरी से संबंधित परिवर्तन हम करेंगे। ठीक है। सबसे पहले प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन लिखवाया था, उसमें हमने सारणी लिखवाई थी, ट्रिक लिखवाई थी S1/123। ठीक है। सारणी लिखवाई थी कि आई, माई, मी, माई सेल्फ, वी, आवर सेल्वेज, यू, यूर सेल्फ और यूर सेल्वेज, he, his, him, himself, she, her, herself, it, its, itself, they, their, them, themselves। अंडरस्टैंड। और ये भी लिखवाया था एस का मतलब सब्जेक्ट होता है, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट और एन का मतलब होता है नोचन। 1 2 3 यानी
एक का मतलब फर्स्ट पर्सन, दो का मतलब सेकंड पर्सन और तीन का मतलब थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नोचेन। ठीक है। उसके बाद में हमने लिखा था आपको टेंस से संबंधित परिवर्तन। ठीक है, जिसमें हमने दो नियम विशेष इंपॉर्टेंट लिखवाए थे जो आपको ध्यान रखने होंगे, लेकिन अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, बार बार हम कहते हैं। दो नियम, जिसमें से पहला है कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आए हुए टेंस, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आए तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस से संबंधित परिवर्तन हम नहीं करेंगे। दूसरा नियम लिखा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में पास्ट टेंस हो, कहने का मतलब सैड हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस से संबंधित परिवर्तन करेंगे। कैसे? प्रेजेंट सिंपल टेंस को पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल टेंस जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी है ये सारा है, तो हम पास्ट सिंपल इन वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल देंगे। अगर प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव आ रहा है, डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, तो पास्ट सिंपल का नेगेटिव डिड प्लस नोट में बदल देंगे। अंडरस्टैंड? उसके बाद में हमने लिखा था कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इज एमआर को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस वाज वर में बदल देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज हैव को पास्ट परफेक्ट टेंस इन हैड में बदल देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हैज बीन हैव बीन को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हैड बीन में बदल देंगे। फिर अगर डायरेक्ट में ही पास्ट सिंपल टेंस आ जाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस इन हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। और अगर नेगेटिव हो, जैसे डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो हम हैड प्लस नोट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। उसके बाद में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी वाज वर, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी वाज वर होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी हैड बीन में बदल देंगे। फिर अगर डायरेक्ट में ही पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो इनडायरेक्ट हम बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहने देंगे, कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड? उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी हैड बीन आ रहा है, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही रहने देंगे, कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे, हैड बीन को हैड बीन में रखेंगे। ठीक है। उसके बाद में मॉडल में कैन को कुड में, मे को माइट में, शैल को शुड में, विल को वुड में। गुड मॉर्निंग में कितना समझ में आ गया? उसके बाद में हमने टेंस से संबंधित परिवर्तन का कुछ अपवाद लिखा था कि जैसे रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में पास्ट टेंस आ रहा है, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस से संबंधित परिवर्तन हम नहीं करेंगे, पास्ट टेंस होते हुए भी। इससे पहले तुम कर रहे थे ना, लेकिन यहाँ पे नहीं करना। कब नहीं करना है? जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए, जब कोई आदत संबंधित बात कही जाए, जब कोई ऐतिहासिक घटना का जिक्र हो, जब कोई कहावत कही जाए, तो इन स्थितियों में हम टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य दो भागों में बांटा गया है, हेल्पिंग वर्ब और डबल एच वर्ड। अब हेल्पिंग वर्ब से अगर सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, तो यहां पर कंजक्शन वर्ड आपको इफ का प्रयोग करना पड़ेगा, और डबल एच वर्ड से हो रही है रिपोर्टेड स्पीच की सेंटेंस की शुरुआत, तो हमें कंजक्शन वर्ड डबल एच वर्ड का ही प्रयोग करना होगा। पहला नियम, जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई हुई वर्ब से टू को हम आस्क में बदलेंगे, सेज टू को आस्क्स में, और सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड? और आवश्यकता अनुसार टेंस से संबंधित परिवर्तन, प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन और समय व दूरी से संबंधित परिवर्तन हम करेंगे। सच समय व दूरी से संबंधित परिवर्तन की सारणी हमने नहीं बताई है ना आपको। हाँ, तो इसमें कुछ नहीं करना है। दिस को दैट में, दीज को दोज में, देंस को हेंस में, हेयर बता दिया क्या? अभी जस्ट पहले बताया था, अभी दोबारा बता रहे हैं सारा सब कुछ, है ना? दिस को दैट में, दीज को दोज में, देंस को हैंड्स में, और देयर को हियर में, टुडे को दैट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, और उसके बाद में हाँ नाउ को देन में, और अगो को बिफोर में। ठीक है ना? उसके बाद में टुमारो को द फॉलोइंग डे में या द नेक्स्ट डे में, और द नेक्स्ट डे आ गया तो किसमें? फॉलोइंग डे में, और लास्ट डे आ गया तो प्रीवियस डे में। अंडरस्टैंड? उसके बाद में हम चर्चा कर रहे थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो यहां पर आपको जो नियम थे मैंने बता दिए हैं। ठीक है, लेकिन ये एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा करके फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है क्या? उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा पढ़ा था? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमने पहला बताया था कि अगर इसको पहचान करनी है तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत में शब्द से, जो यहाँ पे हो रही है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि मान लो इस सेंटेंस में भाव नजर आए, जैसे प्रेड का है, क्रस्ट का है, विश्ड का है, ब्लेस्ड का है। ठीक है, ब्लेस का मतलब क्या होता है? आशीर्वाद, है ना? विश्ड का मतलब क्या होता है? इच्छा, शुभकामनाएं।
क्रस्ट का मतलब क्या होता है? श्राप। और प्रेड का मतलब क्या होता है? प्रार्थना। ठीक है, ऐसा भाव होना चाहिए। उसके बाद में यहां पर आपको कंजक्शन वर्ड किसका प्रयोग करना पड़ेगा? टू का। और दूसरी बात, रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई हुई वर्ब तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव के अनुसार, वो प्रेड का है, क्रस्ट का है, ब्लेस्ड का है या विष्ट का है, वो भाव आपको देखना होगा सेंटेंस में। अंडरस्टैंड? अब यहां पे एक थोड़ा सा विशेष नियम, शायद मैंने यहाँ पे राइट नहीं करवाया हुआ इससे पहले, क्योंकि इस बच्चे की हमने कॉपी देखी है यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? टू का। यहाँ पे दैट का हुआ तो है? हमने करेक्शन करवा दी थी ना, शायद नीचे लिखा था टू को मिटा के दैट का करना लास्ट में। ध्यान नहीं दिया होगा शायद आपने। लिखा तो टू था लेकिन उसको मिटा करके हमने क्या कर दिया था? दैट बताया था। राइट कर लेना। और दूसरा एक विशेष ध्यान रखना आपको, हालांकि कोई इतना विशेष रूल तो नहीं है लेकिन जनरली आपको ध्यान रखना होगा कि एक नियम, अब एग्जांपल समझाते हैं कि द स्टूडेंट सेड टू द टीचर। ठीक है, यानी स्टूडेंट टीचर से कहा, क्या कहा? कि मे आई कम इन सर, है ना? हम अक्सर बहुत से विद्यार्थियों को पूछते हैं इस मे का मतलब क्या होता है? बात है दिमाग में आ रहा है क्या? वर्ष 7 को बोलते मे आ गया है? आगे अगली होता है। शाबाश, खड़े हो बेटा। क्या होता भैया? यही होता ना मई, MAY मई, यानी भैया ये स्पेलिंग स्पेलिंग कोई अंतर है क्या? नहीं है ना? फिर कई भैया बोलते हैं कि मैं आई सर, तो इसका मतलब होता है मंदरा सकता हूं। अब लेकिन स्पेशली मे के बारे में पूछ रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? शाबाश, बैठो, वेरी गुड, सिट डाउन, टेक योर सीट। ध्यान दीजिएगा, समझाते हैं। ये इंग्लिश है, इसमें प्रश्न पूछने वाला उलझ जाता है। ठीक है, शायद इससे पहले कभी आई थी दिमाग में ऐसी बातें? नहीं आई, अब आ गई है ना? ध्यान दो। ये हमने आपको बताया था मॉडल, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमने परिवर्तन बताया था ना, मॉडल से संबंधित। मे को माइट में बदलना है, ऐसा बोला ना? तो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब क्या है? मॉडल है। क्या है? व्हाट इज मॉडल? मॉडल किसको बोलते हैं? देखिएगा, मॉडल शब्द इंग्लिश के मूड शब्द से बना है। किससे बना है? ऐसे बोलते ना, मेरा मूड खराब है, आज कोई काम नहीं करूंगा, बोलते ना हम। हाँ, इंग्लिश में बोल रहे हैं। मूड ये इंग्लिश का शब्द है। किसका शब्द है? हम बोलते हैं ना लाइट चली गई है। अरे भैया एग्जाम्पल बता रहे हैं हम। लाइट चली गई, अब ये इंग्लिश का वर्ड है। किसका वर्ड है? इंग्लिश का। हिंदी का क्या है? नहीं, उर्दू भाषा का है। हिंदी का है विद्युत। साइंस से पढ़ा होगा ना, विद्युत। अगर आपने घर पे किसी को बोल दिया कि विद्युत चली गई, विद्युत चली गई, तो कोई ऐसे सोचो कोई बहन गई होगी, विद्युत नाम होगा। हाँ, घर में कोई समझेगा क्या ऐसे कोई विद्युत चली गई? बहुत से ऐसे वर्ड हैं। हम बोलते हैं ना कि तुम्हारे पापा कहां गए, ब्यूरो ना खड़े गए, बोलते ना। हाँ, ब्यूरो शब्द भी क्या है? इंग्लिश का है। किसका है? CBI का नाम सुना है ना? CBI पहले सोनी चैनल पे आता था, वो जांच करता आते थे, CID जिसको बोलते हैं। अभी भी हाउस है। इसका मतलब होता है सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। इस ब्यूरो का मतलब होता है जानकारी। मैंने
कोना ब्यूरो, ब्यूरो का मतलब जानकारी, ये मुझे जानकारी ऐसे ही यहां पर भी है। सही है। तो मूड शब्द का मतलब होता है व्यक्ति की मानसिक दशा, मनोभाव है मानसिक दशा। खोपड़ा खराब है ना, तभी तो मूड खराब है। तो व्यक्ति की मनोभाव और मानसिक दशा को हम क्या बोलते हैं? मॉडल। ध्यान दीजिएगा, अगर हम सेंटेंस में ये शब्द देखते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू, डेयर नॉट, नीड नॉट, ये शब्द अगर हम देखते हैं, मस्ट या मस्ट नॉट, और उन सेंटेंसों में ट्रांसलेशन करने पर व्यक्ति के मनोभाव और मानसिक दशा का पता लगता है, तो इसका मतलब ये सारे सब क्या है? मॉडल हैं। क्या है? मॉडल। अगर इससे पता नहीं लगता है व्यक्ति की मानसिक दशा और मनोभाव का, तो ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्या है? शैल विल हेल्पिंग वर्ब लिखवाई ना आपने, आपको फ्यूचर टेंस में लिखवाई ना। और शैल विल क्या है? मॉडल भी है। क्या है? उल्टा काम। ये छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जो अगर आप शुरू से जुड़े हुए रहते तो शायद ये समझ में आता। हालांकि मॉडल मैंने समझाया था ना पूर्व में, 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में तो मॉडल टॉपिक आता है, समझाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो ये सब क्या है? मॉडल। इससे क्या होता है? जैसे कैन का मतलब सकना होता है ना। मस्ट का मतलब क्या होता है? चाहिए होता है ना मस्ट। तो यहां पर मे का मतलब क्या होता है? सकना। 50, 60, 70% होता है, समझ रहे हो? तो सकता, जैसे मे, आ यानी मैं, कम यानी अंदर, सॉरी आना, इन यानी अंदर, सर यानी श्रीमान, यानी श्रीमान। अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल से अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो उसका ट्रांसलेशन क्या होता है? क्या क्या होता है ना। हेल्पिंग वर्ब से अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो क्या मैं श्रीमान अंदर आ सकता हूं? अंदर आ सकता हूं। मैं का मतलब क्या हुआ? सकता हूं। क्या हुआ? सकता हूं। अंडरस्टैंड? समझ में आया? समय ज्यादा लगा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। अब यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें एक नियम हम इंक्लूड कर सकते हैं कि ऑपरेटिव सेंटेंस के रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट आता है, क्या? द टीचर। क्या आता है? द टीचर। इसको हम हटा भी सकते हैं, और लगा भी दिया तो कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। आ रही के बाद समझ में? इसको हम लगा के रख सकते हैं और हटा भी सकते हैं, दोनों ऑप्शन। हटा दोगे तो गलत नहीं होगा। किस? केवल ऑपरेटिव सेंटेंस में। किसमें? ऑपरेटिव सेंटेंस में। उसके बाद में कंजक्शन वर्ड में क्या लगाना है? दैट। अब समझना है, यहां पे दो लिख दिया हमने, ही भी लिख दिया, सी भी लिख दिया है, दोनों लिखा है। क्यों लिखा है? आई हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन है। किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट। अब सभी स्टूडेंट हो ना आप, इसमें भैया भी हैं और बहन भी हैं, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, है ना। तो ही का प्रयोग भी कर सकते हैं और सी का भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से सही है। लेकिन विशेष ध्यान रखिएगा, भैया आप, क्या नाम है इस भैया का? क्या नाम है? नाम बताओ भैया। हाँ, लिखना बंद करो, है ना। ये विशेष आपसे अनुरोध है कि जब हम समझाएं उस समय आप बिल्कुल भी ना लिखें, है ना। मैं बेहद खुशी होती है हमारे चेहरे पर, आप देखो ना, ऐसे 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 है ना। ऐसे फिर दुख होता है कि हम समझा रहे हैं, है ना, बार बार एग्जाम्पल देते ना कि मोर को वहीं पुकारना चाहिए जहां बादल बरसे। हम तो मोर हैं। अगर आपको समझ में नहीं आएगा, आप समझोगे नहीं, प्रयास नहीं करोगे, तो हमारा पुकारना गलत है ना। फिर हम तो बैठ जाते हैं, फिर लिखते रहो। मैं लिखना ही है तो आपके पास में बहुत सी गाइड मिल जाएंगी, पासबुक मिल जाएंगी, कहीं से भी लिख लो। हम कोई फारसी में थोड़ी ना लिखवा रहे हैं, जो आपकी गाइड पासबुक में वही तो सब लिखवा रहे हैं। तो समझाने का तो अंतर हो रहा है, ध्यान दो। यहां पे आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार। अगर यहां पे मान लो स्टूडेंट्स होता, क्या होता? स्टूडेंट्स होता है, तो मुझे कौन बताएगा कि यहां पे किसका प्रयोग किया जाएगा? रेज योर हैंड, हाथ ऊपर कीजिएगा जो बता सकता है मुझे। हम समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर यहां पे स्टूडेंट्स होता तो स्टूडेंट्स एक तो नहीं है ना। यू आर स्टैंड अप, दोनों खड़े जाओ भैया। हाँ, आप भी खड़े जाओ। गुड मॉर्निंग, खड़े जाओ भैया। है विकास, यू आर स्टैंड अप, ये खड़ा हो गया। हाँ बस,
इधर आओ, एक यहाँ खड़े हो जाओ। भैया विकास तू वहीं रहे, बस 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 ऐसे। यहाँ ध्यान रखना कोई आए तब, ऐसे ऐसे रहो। और देखो, जो बच्चा पढ़ाते समय शरारत करता है, इसका मतलब उसकी रुचि, हाँ हमारे पास में बहुत से बच्चे पढ़े हुए हैं, और जब हम कोई सेलिब्रेट बड़ा फंक्शन इनविटेशन करते हैं उनको, तो बोलते हैं सर जी हम आ जाएंगे। बोलो सर जी क्या काम करना होगा मैं। हम कहते हैं कोई अनुशासनहीनता ना करे, कोई बदफली ना करे, कोई वीडियो वगैरह कैप्चर ना करे, इन चीजों का सबका ध्यान रखना है। और ऐसा तो एक्चुअल में हुआ भी था। हमारा थोड़ी सेंटर है वहां, हमने उन भैयाओं को बोला, एक बार मेरे कानों में आया कि सर जी वो बच्चा सेल्फी बना रहा है, मान नहीं रहा। हमने कहा प्यार से समझाओ। वो भैया आकर के, और एक ऐसा कमरा था अंदर जाकर के भर दिए, और बुला करके, तो सर जी कोई दिक्कत नहीं, सुन ले दो। अब हम लास्ट में देखे भैया क्या हुआ, सर जी अंदर है। अरे अंदर क्यों कर रही थी, तो सर जी मान ही नहीं रहा था। बाहर निकाले तो सूझ रहे हाथ। अरे भैया ये क्या हाल कर दी। और वो बच्चे कैसे थे, पढ़ाई में बिल्कुल कौन से, हाँ उन्हीं का, इनका भी यही काम है। थोड़ा सा है ना ध्यान देखिएगा, ही और सी, यहां पे एस लगता तो प्लूरल हो जाता। क्या हो जाता, प्लूरल। और प्लूरल होगा तो यहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, दे का, THEY, THEY, दे। अंडरस्टैंड। अगर यहां पे सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, क्या हो, प्लूरल हो, तो यहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, दे। उसके बाद में मे को किसमें बदल दिया हमने, माइट में। उसके बाद में यहाँ पे कम को कम लिख दिया। अब ये थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा टेंस से संबंधित परिवर्तन बिल्कुल नगण्य होता है, होता ही नहीं है, ऐसा मान लो आप, है ना, नॉर्मली होता है। ठीक है, उसको कम इन सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की। कौन से सेंटेंस की, इंपरेटिव। हमने असर्टिव सेंटेंस पढ़ा, इंट्रीगेटिव सेंटेंस पढ़ा, ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ा, और कौन सा पढ़ रहे हैं, चौथा इंपरेटिव सेंटेंस। इसके बाद में हमारा कौन सा चलेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसके बाद में टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है, ध्यान दो। आज्ञासूचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस को समझने की दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है। ये हमारी अपनी दृष्टि है समझाने की, आपको कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगा कि 5 भागों में बांट दे इंपरेटिव सेंटेंस। हाँ, सारी बात समझ में। ये मान लो एक ना, जैसे हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, तो घर पे जाके भी आप देखा करो, पासबुक पे या फिर कोई दूसरा यूट्यूब चैनल या फिर ऐसा फोन मिलता है तो दबाव नहीं है ना, गाइड वगैरह में आप देखो कि सर कैसा लिखवा रहे हैं, समझा कैसे रहे हैं, गलत तो नहीं लिखवा रहे हैं। और गलत का डाउट अगर दिमाग में आता है तो वो मेरे पास में लेके आओ कि सर जी इसमें तो ऐसा है, आपने ऐसा लिखवाया है। आ रही क्या बात समझे। हालांकि रिवीजन में बहुत गहनता से हम लेंगे एक एक सेंटेंस को, विशेष एक भी रूल और रेगुलेशन नहीं छोड़ा जाएगा, ना ही एग्जाम्पल छोड़ा जाएगा। तब उस समय आएंगे आपके दिमाग में वायरस। लेकिन अगर अभी से आ जाए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। घर पे जाके देखते हो आप कि आज क्या पढ़ाया है, कल क्या पढ़ाने वाले, उसको हम देखें। देखते हो भैया, देखा करो, देखा करो, है ना। हैं, नहीं दिख रहा, बैठो भैया, देखो। पहला है प्लीज काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य, दूसरा है डू। अब यहां पे आप डू ना लगाओगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि नेगेटिव भाव उत्पन्न करता है ये। इसका भाव उत्पन्न करता है नेगेटिव। अगर आप इसको कैंसिल कर दोगे, गुड मॉर्निंग, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, केवल डू नॉट या डोंट, डू नॉट या डोंट। ठीक है, डू नॉट या डोंट। ठीक है, मैन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ शुरू होने वाले, लेट अस से शुरू होने वाले, और लेट अस के बिना शुरू होने वाले वाक्य। ठीक है, कोमा नहीं लगा है इसलिए अलग है। अब प्लीज वे काइंडली शुरू होने वाले सेंटेंस, प्लीज काइंडली शुरू होने वाले सेंटेंस की बात हम करते हैं तो रोल नंबर फर्स्ट है कि जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत प्लीज काइंडली से हो, है ना, प्लीज काइंडली से शुरू हो, या शुरुआत प्लीज काइंडली से हो। ये शुरू शब्द ना लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे थोड़ा सा अशुद्धि बन रहा है ना। जैसे कि जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत प्लीज काइंडली से हो,
ठीक है क्या? हाँ, इसको विशेष लगाने की आवश्यकता नहीं है। हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय प्लीज काइंडली शब्द को हटाकर टू शब्द कंजक्शन वर्ड के रूप में लगा दिया जाएगा। ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई हुई वर्ब को हम किस में बदलेंगे? रिक्वेस्टेड में। किस में बदलेंगे? हाँ, अब भूल जाना टोल्ड, आस्क्ड, है ना, इसमें मामला अलग आ गया है। किस में बदल रहे हैं हम? रिक्वेस्टेड में। एग्जाम्पल आया है कि ही सेड टू मी। अब यहां पे आपको टोल्ड नहीं कर देना है, आस्क्ड नहीं कर देना है ना, पहचान जाओगे प्लीज काइंडली स्लो रहा है, इसका मतलब इंपरेटिव सेंटेंस है, इसमें नियम अलग है। इसमें सेड टू किस बदलना है? रिक्वेस्टेड में। उसके बाद में ऑब्जेक्ट हमारा मी हो गया, कंजक्शन वर्ड प्लीज को हटा दिया, क्या लगा दिया हमने? टू। क्या लगा दिया? टू। उसके बाद में यहां पे गिव को गिव लिख दिया है। यहाँ पे टेंस से संबंधित परिवर्तन बिल्कुल नगण्य हो गया, चीज मैंने आपको बता दी है ना के बराबर। और यहां पे अब आपको देखना है कि मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव रूप है ना, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? ही का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है? ही, हिज, हिम। तो यहां पे क्या लिख देना हमें? अंडरस्टैंड। उसके यहाँ पे यू आर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो यहां पे मी का पॉजिटिव रूप लिखना है, क्योंकि यू का पॉजिटिव रूप है नहीं, तो आई, माई, मी। तो माई पॉजिटिव रूप हो गया ना, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? माई। उसके बाद में क्या लिख दिया? ठीक है। नेक्स्ट, देखो इधर, डोंट या डू नॉट, है ना, ये आप लिख सकते हो शिशु होने वाले वाक्य। रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई हुई वर्ब को फॉरवर्ड में बदल दिया जाएगा। किस में बदल देंगे हम? फॉरवर्ड में। ये शब्द लगाना है, जैसे यहाँ पे रिक्वेस्टेड लगाया ना, क्या लगाया? रिक्वेस्टेड। ऐसे ही सेड टू के स्थान पे क्या लगा देना हमें? फॉरवर्ड। ठीक है। उसके बाद में कंजक्शन वर्ड यानी डोंट या डू नॉट। डोंट या डू नॉट। डोंट या डू नॉट को हटाकर क्या लगा देंगे हम? टू का प्रयोग करेंगे। अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल आया कि रेखा सेड टू मी डोंट टच मी। तो यहां पे रेखा शेड टू किस बदल दी हमने? फॉरवर्ड में। उसके बाद में ऑब्जेक्ट मी, कंजक्शन वर्ड डू नॉट को हटाकर क्या लगा दिया? टू। उसके बाद में हमने क्या लिख दिया? टच मी। अब मी को बदला हमने, मी फर्स्ट पर्सन है ना, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? हाँ, यहां अलग करना भैया। रेखा, रेखा लड़की है ना, क्या है? लड़की है। लड़की के लिए सी का प्रयोग होता है, तो सी का ऑब्जेक्ट रूप क्या होता है? क्या होता है? तो यहां पे मी को किस में बदल दिया हमने? ठीक है। किसी प्रकार को प्रॉब्लम, समस्या, दिक्कत, आपत्ति करना, डिफिकल्टी है क्या? नहीं है ना? राइट कर दो।